साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग विजन आईएएस कोचिंग संस्था के द्वारा जो न्यूज़ टुडे शीर्षक से डेली करंट अफेयर प्रोवाइड किया जाता है, उसी को यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि सरकार ने प्रमुख बंदरगाहों की सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी आधारित परियोजनाओं के लिए प्रशुल्कों के विनियमन की घोषणा की है। तो नवंबर 2021 से प्रभावी होने वाले नए महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम 2021 की पृष्ठभूमि में केंद्रीय पत्तन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्री ने या इनके द्वारा प्रशुल्क संबंधी दिशा निर्देश जारी किए गए थे। जो नए अधिनियम है, इस नए अधिनियम में प्रमुख पत्तनों के लिए पूर्ववर्ती प्रशुल्क प्राधिकरण अर्थात टैरिफ अथॉरिटी फॉर मेजर पोर्ट्स TAMP का प्रावधान समाप्त कर दिया गया है। इसकी आवश्यकता क्यों है, मतलब ये जो इसको समाप्त किया गया है या जो विनियमन की घोषणा की गई, इसकी आवश्यकता क्यों है? तो देखिए, प्रमुख पत्तनों पर सार्वजनिक निजी भागीदारी संबंधी रियायत पाने वालों को इन TAMP ट्रैफिक अथॉरिटी फॉर मेजर पोर्ट्स की शर्तों के तहत कार्य करने के लिए विवश किया गया था, जबकि गैर प्रमुख पत्तनों पर निजी ऑपरेटर्स या सार्वजनिक निजी भागीदारी रियायत प्राप्तकर्ता बाजार के आधार पर प्रशुल्क आरोपित करने के लिए स्वतंत्र थे। वर्तमान में प्रमुख पत्तनों पर सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP रियायत प्राप्तकर्ता भारत के सभी प्रमुख पत्तनों के माध्यम से संचालित होने वाले कुल यातायात का लगभग 50% हिस्सा प्रबंधित करते हैं। प्रमुख निष्कर्षों की बात करें तो दिशा निर्देश जो है वो प्रमुख पत्तनों पर रियायत ग्राहियों को बाजार की गतिशीलता के अनुसार प्रशुल्क निर्धारित करने की अनुमति प्रदान करते हैं। ठीक है, बाजार की गतिशीलता के अनुसार। दूसरा, दिशा निर्देश जो है ये भविष्य की सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाओं के लिए भी लागू होंगे। इनमें वे परियोजनाएं भी शामिल हैं जो वर्तमान में बोली के चरण में हैं। तीसरा, ट्रांसशिपमेंट और कोस्टल शिपिंग के लिए सरकार द्वारा प्रशुल्क में प्रदत्त रियायतें भविष्य की सभी PPP सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाओं पर लागू होती रहेंगी। वहीं ट्रांसशिपमेंट कार्गो के लिए देय रॉयल्टी जो है अब सामान्य कंटेनर से 1 गुना, पहले ये 1.5 गुना था, ये इतनी होगी। वहीं इस तरह तटीय कार्गो के लिए रियायत ग्राही को विदेशी कार्गो के लिए देय रॉयल्टी के केवल 40%, जो कि पहले 60% था, अब केवल 40% का भुगतान करना होगा। आगे चलते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के वक्तव्य के अनुसार निर्वाचन विधि संशोधन विधेयक 2021 मतदाता सूची को त्रुटिहीन कर देगा। तो इसके बारे में बात करें, देखिए, अन्य सुधारों के साथ यह जो विधेयक है निर्वाचन विधि संशोधन विधेयक 2021, यह मतदाता सूची के डेटा को आधार प्रणाली के साथ जोड़ने में सक्षम बनाता है। यह मतदाता सूची को त्रुटिहीन बनाने में मदद करेगा क्योंकि यह मतदाता सूची में नामों के दोहराव को समाप्त कर देगा। हालांकि विशेषज्ञों ने इस तरह के लिंकेज को लेकर चिंता प्रकट की है, जैसे इससे निजता के अधिकार के उल्लंघन की संभावना है, और वहीं यदि लिंकेज अनिवार्य नहीं है तो क्या विधेयक का कार्यान्वयन सफल होगा? जैसे कि विधेयक में कहा गया कि लिंकेज अनिवार्य नहीं है, तो क्या विधेयक का कार्यान्वयन सफल होगा यदि सबका लिंकेज नहीं किया गया? तो तीसरा, त्रुटिपूर्ण तरीके से गैर नागरिक भी मताधिकार प्राप्त करता हो सकते हैं, क्योंकि आधार निवास स्थान का प्रमाण पत्र है, न कि नागरिकता का। आगे देखते हैं अन्य सुधार जिन्हें अभी संबोधित किया जाना है। तो इसमें देखिए, चुनाव आयोग संबंधित कई सारे सुझाव हैं या चुनाव संबंधित कई सारे सुधार हैं, जैसे कि एक व्यापक आधार वाले कॉलेजियम के माध्यम से आयुक्तों की नियुक्ति करके संवैधानिक नियुक्तियों को राजनीतिकरण से मुक्त करना। दूसरा, सुरक्षा बलों की संख्या बढ़ाकर चुनाव में चरणों की संख्या को कम करना। तीसरा, राष्ट्रीय चुनावी कोष नेशनल इलेक्टोरल फंड के माध्यम से या प्राप्त मतों की संख्या के आधार पर राजनीतिक दलों को राज्य वित्त पोषण प्रदान करना। अगला है राजनीतिक दलों के व्यय को सीमित करना। इसके अतिरिक्त भारत के निर्वाचन आयोग को राजनीतिक दलों का पंजीकरण रद्द करने का अधिकार देना, जो कि अभी नहीं है। इसके अतिरिक्त अनुपातिक प्रतिशत प्रणाली को शामिल करना और सोशल मीडिया विनियमों को मजबूत करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम पर पुनर्विचार करना। आगे चलते हैं। संसद का शीतकालीन सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। देखिए, संसद का शीतकालीन सत्र जो है निर्धारित समय से 1 दिन पहले स्थगित कर दिया गया है, इसलिए चर्चा का विषय रहा। इस सत्र के दौरान लोकसभा की उत्पादकता 82% और राज्यसभा की उत्पादकता जो है 48% रही है। अनिश्चितकाल के लिए स्थगन का अर्थ है संसद की बैठक का अनिश्चितकाल के लिए आयोजित नहीं होना। यहां ध्यान देने वाली बात है कि यह शक्ति जो है, मतलब सदन के स्थगन की जो शक्ति है वो किसके पास है? पीठासीन अधिकारी के पास होती है, मतलब लोकसभा में राज्यसभा के पास अध्यक्ष के पास होती है। ठीक है,
आगे चलते हैं, संसदीय उत्पादकता में गिरावट के बारे में बात करें तो पीआरएस की रिपोर्ट के अनुसार 15वीं लोकसभा, जो कि वर्ष 2009 से लेकर 2014 तक थी, के दौरान संसदीय कार्यवाही में बार बार व्यवधान के परिणामस्वरूप लोकसभा अपने निर्धारित समय के 81% और राज्यसभा 66% से ही काम कर पाई थी। दूसरा रीजन क्या है, लगातार व्यवधानों और घटती उत्पादकता के कारण भी जो है संसद की उत्पादकता में गिरावट आई है। देखिए, विवादित और सार्वजनिक महत्व के मामलों पर चर्चा, जैसे कि बाल विवाह विधेयक और चुनाव सुधार विधेयक, तो ऐसे सार्वजनिक महत्व के मामलों पर चर्चा, संसदीय मानदंडों का पालन नहीं करने वाले दल तथा गैर सूचीबद्ध चर्चा के लिए समर्पित समय का अभाव और दलगत राजनीति इत्यादि ऐसे कारण हैं जिनसे व्यवधान बढ़ रहे हैं और उत्पादकता घट रही है। प्रतिकूल प्रभाव, तो देखिए इसका प्रतिकूल प्रभाव क्या है, सीमित जवाबदेही। कुछ प्रतिकूल प्रभाव भी हैं, जैसे सीमित जवाबदेही संसदीय समितियों की अप्रभाविता को प्रेरित करती है। इसके कारण विधेयक शीघ्रता से पारित कर दिए जाते हैं और अध्यादेश की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है। ये व्यवधान प्रतिनिधि लोकतंत्र में बाधा उत्पन्न करते हैं। क्या किया जा सकता है, तो सदन की बैठकों का एक वार्षिक कैलेंडर बनाना, बैठक के दिनों की संख्या बढ़ाना तथा विपक्षी दलों के लिए चर्चा के अवसर बढ़ाना और सदस्यों का प्रशिक्षण इत्यादि पर ध्यान देना। आगे चलते हैं, भारतीय बाजार में खिलौनों के आयात में गिरावट दर्ज की गई है। मतलब जो खिलौना हम बाहर से मंगा रहे थे, अब हम लोग कम मंगा रहे हैं, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, वित्तीय वर्ष 2019-20 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2020-21 में HSN कोड, HSN का फुल फॉर्म क्या है, हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, तो ये HSN कोड 9503 के तहत वर्गीकृत खिलौनों के आयात में 53 से 58% की कमी दर्ज की गई है। वहीं इसी तरह इसी अवधि में HSN कोड 9505 के रूप में वर्गीकृत खिलौनों के आयात में 37 से 61% की कमी दर्ज की गई है। अब हम लोग HSN की बात करें तो हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, ये कोड विश्व सीमा शुल्क संगठन द्वारा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह के सामानों में या सामानों के व्यवस्थित वर्गीकरण के लिए प्रस्तुत किया गया था। स्थानीय खिलौना उद्योग को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि देखिए, भारत ने वर्ष 2020 में लगभग 1.5 बिलियन डॉलर के खिलौनों का आयात किया था। ज्ञातव्य है कि घरेलू खिलौना बाजार में चीन और ताइवान का लगभग 90% हिस्सा है। भारतीय गुणवत्ता परिषद QCI के अध्ययन के अनुसार 67% आयातित खिलौने एक परीक्षण सर्वेक्षण में विफल रहे हैं। इससे स्थानीय स्तर पर सुरक्षित खिलौनों का उत्पादन करने के लिए एक अति महत्वाकांक्षी प्रयास को बढ़ावा मिलता है। वर्तमान में भारत में खिलौना उद्योग मुख्य रूप से असंगठित है। खिलौना उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम क्या है, तो पहला है 8 खिलौना निर्माण क्लस्टरों को मंजूरी दी गई है, और दूसरा स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देने हेतु इंडियन टॉय स्टोरी के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना की बात कही गई तथा 13 चिन्हित हस्तशिल्प खिलौना क्लस्टरों में खिलौना उद्योग के लिए आवश्यकता आधारित हस्तक्षेप और फरवरी 2021 में राष्ट्रीय खिलौना मेले की योजना बनाई गई है तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत 6ठी कक्षा से छात्रों के लिए खिलौना बनाने की गतिविधि को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। यहाँ पर कुछ प्रमुख राज्यों के जो प्रमुख खिलौने हैं, पारंपरिक खिलौने, उनकी बात कर लेते हैं। जैसे कि चन्नपट्टना खिलौने और किन्नाली खिलौने ये कर्नाटक से संबंधित हैं, जबकि एटी कुप्पा खिलौने और कोडापल्ली खिलौने ये आंध्र प्रदेश से संबंधित हैं, और निर्मल खिलौने तेलंगाना संबंधित है, और तंजावुर गोलू गुड़िया और चुप्पू सामान ये तमिलनाडु संबंधित है। वहीं पे लैफा दीबी मणिपुर से, आशा रिकांदी टेराकोटा खिलौने असम से, संबलपुर खिलौने और कागज की लुगदी और पत्थर खिलौने उड़ीसा से, तथा छनकना जो कि एक सीटी वाला खिलौना होता है, घुघू बच्चों के लिए झुंझुना पेटी, लट्टू सिर से घूमने वाला, और हंदवई किचन सेट ये आगे पंजाब से संबंधित है, जो कि थिंगला डिंगला ये गुजरात से संबंधित है। आगे चलते हैं, हम लोग आगे बात कर लेते हैं राष्ट्रीय विद्युत नीति, नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी NEP 2021 मांग, जलवायु लक्ष्यों आदि पर भी विचार करेगी। तो यहाँ पर राष्ट्रीय विद्युत नीति के बारे में बात कर लेते हैं। तो सरकार जो है राष्ट्रीय विद्युत नीति NEP 2005 में संशोधन कर रही है। साथ ही जलवायु प्रतिबद्धताओं के आलोक में विशेष रूप से गठित विशेषज्ञ समिति द्वारा NEP 2021 के मसौदे के निर्माण की प्रक्रिया भी जारी है। नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी
कि मसौदे की निर्माण की प्रक्रिया जारी है। NEP 2021 भविष्य के लिए इष्टतम विनियामक व्यवस्था पर ध्यान केंद्रित करेगी। यह कुछ सफल पहलों के एक ढांचे की रूपरेखा तैयार करेगी। साथ ही यह नए मध्यम अवधि के उद्देश्यों का निर्धारण करेगी जो पिछली उपलब्धियों पर आधारित होंगे। यह इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न उपायों की पहचान भी करेगी। विद्युत फीड स्टॉक पर समिति का अवलोकन के बारे में बात करें तो कोयला आधारित विद्युत ऊर्जा, देखिए, वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य ऊर्जा भंडारण समाधान विकसित और व्यापक पैमाने पर उपलब्ध होने तक बेस लोड एवं संतुलन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कोयला आधारित उत्पादन की आवश्यकता होगी। दूसरा, नई कोयला आधारित विद्युत का उत्पादन तब तक नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि पुरानी इकाइयों को प्रतिस्थापित ना किया जाए और या गैर जीवाश्म स्रोत ऊर्जा की मांग को पूरा करने में सक्षम ना हो। ठीक है, आगे देखते हैं। पुरानी ताप विद्युत उत्पादन इकाइयों को सेवा मुक्त कर देना चाहिए। साथ ही मौजूदा ताप संयंत्रों को रेट्रोफिटिंग करने और एक लचीले संचालन को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। नवीकरणीय ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी, नवीकरणीय ऊर्जा के बढ़ते अनुपात को पूरा करने के लिए ग्रिड संचालन को अनुकूलित करने की आवश्यकता है। वर्ष 1990-91 के बाद से भारत के कुल विद्युत उत्पादन में 5.85% प्रतिवर्ष की दर से वृद्धि हुई है, लेकिन अब भी संस्थापित कुल उत्पादन क्षमता का 55% हिस्सा कोयला आधारित विद्युत का है। आगे चलते हैं, जो सुर्खियों में चीजें रही उनकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद के बारे में। देखिए, हुआ क्या है कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री की अध्यक्षता में गठित यह परिषद वृद्ध व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद NPOP का स्थान लेगी। ठीक है, राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद जो है आपका राष्ट्रीय परिषद का स्थान लेगी, वृद्ध व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद का स्थान लेगी। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। इस परिषद का उद्देश्य नीति के कार्यान्वयन की निगरानी करना और वरिष्ठ नागरिकों की चिंताओं पर सरकार को सलाह देना है। इसी के समान एक निकाय का गठन प्रत्येक राज्य में किया जाएगा। इसे पहली बार वरिष्ठ नागरिकों हेतु राष्ट्रीय नीति 2011 के तहत प्रस्तावित किया गया था। आगे चलते हैं, अगला है UNSC प्रस्ताव 2615 के बारे में, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के। तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने अफगानिस्तान को मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया है। प्रस्ताव 2615 के बारे में बात करें तो इसके अंतर्गत तालिबान से जुड़े व्यक्तियों और संस्थाओं के संबंध में 2255 एवं 1988 के प्रस्तावों के तहत लगाए गए प्रतिबंधों में मानवीय सहायता के लिए छूट प्रदान की गई है। वास्तव में प्रत्येक 6 माह में इन कार्रवाइयों की अनिवार्य समीक्षा का प्रावधान भी है प्रस्ताव में जो है। आगे चलते हैं, शीतजल मत्स्य की अप्रयुक्त संसाधन पर वेबिनार के बारे में। इसका आयोजन मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा किया गया है। मत्स्य उत्पादन और जलीय कृषि में भारत का स्थान जो है क्रमशः तीसरा, मतलब मत्स्य उत्पादन में तीसरे पर है और जलीय कृषि में भारत का स्थान दूसरा है। मीठे पानी की जलीय कृषि जो कुल मछली उत्पादन में लगभग 55% का योगदान करती है, मुख्य रूप से छोटे किसानों और संस्थागत संस्कृत मत्स्य पालन द्वारा संचालित होती हैं। मत्स्य पालन और जलीय कृषि उत्पादन भारत के सकल घरेलू उत्पाद GDP में लगभग 1% और कृषि सकल घरेलू उत्पाद में 5% से अधिक का योगदान करते हैं। मत्स्यिकी क्षेत्र लगभग 14.5 करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान करता है। आगे चलते हैं, प्रलय मिसाइल के बारे में। तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा प्रलय मिसाइल का पहला उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। प्रलय मिसाइल के बारे में बात करें तो यह स्वदेशी रूप से विकसित सतह से सतह, तो ध्यान रखिएगा, सतह से सतह मार करने की मिसाइल है। यह 10 मीटर से कम की सटीकता के साथ इसकी मारक क्षमता 150 से 500 किलोमीटर है। इसमें एक मार्गदर्शक प्रणाली है जिसमें अत्याधुनिक नेविगेशन और एकीकृत एवियोनिक्स शामिल है। आगे चलते हैं, राष्ट्रीय ऑक्सीजन प्रबंधन कार्यक्रम के बारे में बात करते हैं। तो केंद्र सरकार ने मेडिकल कॉलेजों मेडिकल ऑक्सीजन की बर्बादी को रोकने और इसके तर्कसंगत इस्तेमाल में स्वास्थ्य देखभाल श्रमिकों को प्रशिक्षित करने हेतु इस पहल की शुरुआत की है। राष्ट्रीय ऑक्सीजन प्रबंधन कार्यक्रम के बारे में बात करें तो इस कार्यक्रम के तहत देश भर के प्रत्येक जिले में कम से कम एक ऑक्सीजन प्रबंधक की पहचान की जाएगी, उन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा तथा ये प्रशिक्षित पेशेवर अपने जिलों में ऑक्सीजन थेरेपी और प्रबंधन पर प्रशिक्षण का नेतृत्व करने के लिए जिम्मेदार होंगे। वे ऑक्सीजन वितरण के ऑडिट और एक वृद्धि परिदृश्य के लिए तैयारियों में भी सहयोग करेंगे। आगे बात कर लेते हैं ईशान उदय छात्रवृत्ति योजना के बारे में। तो देखिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ईशान उदय जो है ये पूर्वोत्तर क्षेत्र
के लिए विशेष छात्रवृत्ति योजना को शुरू किया गया है। इस योजना का उद्देश्य इस क्षेत्र के छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान कर पूर्वोत्तर क्षेत्र में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देना है। वर्ष 2017-18 से यह योजना जो है राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल एनएसपी में शामिल की गई। एनएसपी क्या है? राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल। तो यह एक वन स्टॉप समाधान है जहां छात्र केंद्र और राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए आवेदन कर सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं वर्नाकुलर इनोवेशन प्रोग्राम बीआईपी के बारे में। तो देश भर में नवोन्मेषकों और उद्यमियों को सशक्त बनाने की महत्वाकांक्षा के साथ नीति आयोग ने अटल नवाचार मिशन के तहत 22 मातृभाषाओं में वर्नाकुलर इनोवेशन प्रोग्राम की शुरुआत की है। तो वर्नाकुलर इनोवेशन प्रोग्राम के बारे में बात करें तो इसके लिए आवश्यक क्षमता निर्माण हेतु अटल नवाचार मिशन द्वारा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के सहयोग से 22 मातृभाषाओं में से प्रत्येक की पहचान के बाद एक वर्नाकुलर टास्क फोर्स का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। प्रत्येक टास्क फोर्स में स्थानीय भाषा का शिक्षक, विषय विशेषज्ञ, तकनीकी लेखक और क्षेत्रीय अटल इनक्यूबेशन सेंटर का नेतृत्व शामिल होगा। सूडोफेड्रिन के बारे में बात करें तो सूडोफेड्रिन को एक दवा के रूप में जाना जाता है। इसका उपयोग एलर्जी, ठंड आदि के कारण बंद नाक को राहत देने के लिए किया जाता है। श्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ एनडीपीएस अधिनियम 1985 के बारे में। इसके तहत यह भारत में 7 में से मतलब जो भारत में नियंत्रित पदार्थों में से एक है, जो 7 है पदार्थ नियंत्रित, उनमें से यह एक है। इन पदार्थों को प्रिकर्सर्स पदार्थ के रूप में भी जाना जाता है। ये ऐसे रसायन हैं जिनका उपयोग श्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थों के निर्माण के लिए किया जा सकता है। अन्य नियंत्रित पदार्थ एसिटिक एनहाइड्राइड, एफेड्रिन और इसके लवण, इसके अतिरिक्त एन एसिटाइल, एंथ्रानिलिक एसिड तथा 2 अन्य हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी द्वारा अन्य एजेंसियों के साथ औषधियों में सूडोफेड्रिन के उपयोग की निगरानी की जाती है। आगे चलते हैं तोलकप्पियम। तो देखिए शिक्षा राज्य मंत्री द्वारा तोलकप्पियम के हिंदी अनुवाद और शास्त्रीय तमिल साहित्य की 9 पुस्तकों के कन्नड़ अनुवाद का विमोचन किया गया इनके द्वारा। देखिए पद्य में आपका पाठ, लिप्यंतरण और अनुवाद शामिल होता है। तो पद्य के हिंदी अनुवाद में तोलकप्पियम का अनुवाद डॉक्टर एच बालासुब्रमण्यम और प्रोफेसर के नचिमिथु द्वारा किया गया था। तोलकप्पियम सबसे प्राचीन विद्यमान तमिल व्याकरण ग्रंथ है। यह तमिल साहित्य की अब तक की सबसे प्राचीन मौजूदा रचना है। कुछ विद्वान इस रचना को पौराणिक दूसरे संगम से संबंध करते हैं। यह संगम विभिन्न रूप से प्रथम सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व या उससे पहले आयोजित हुआ था। आगे बात कर लेते हैं स्थानीय ब्रांड नमदफा गुडनेस के बारे में। तो देखिए उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग में इसकी शुरुआत की गई है। चांगलांग, तांगशा, शिफंगो और तुर्त्सा, नोक्टे, लीशु, देवरी आदि यही जनजातियों की गृह भूमि है। ठीक है। वर्तमान में इस ब्रांड के तहत केले के चिप्स जैसे खाद्य पदार्थों सहित विभिन्न प्रकार के उत्पादों, अदरक और हल्दी पाउडर जैसे मसाले, बेकरी आइटम, स्थानीय रूप से काते हुए कपड़े एवं सैनिटरी नैपकिन आदि का विपणन किया जा रहा है। उत्पादों को स्थानीय दुकानों, ग्राम कुटीरों और नाबार्ड मार्ट्स एवं निजी उद्यमियों की श्रृंखला के माध्यम से वितरित किया जाता है। नमदफा राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले में स्थित है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने इन चीज़ों को देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।